तो हम बात कर रहे थे बच्चे कि अगर हम बात करें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो कॉज़ था इलेक्ट एब्ज़ॉर्प्शन का, एनर्जी एब्ज़ॉर्प्शन का, उसकी क्या वजह थी बच्चे? व्हाट वाज़ द कॉज़? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, चाहे वो पाई पाई स्टार था, चाहे वो एन पाई स्टार, एन सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार, एनी रीज़न। तो मेन रीज़न जो था दैट वाज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें रीज़न डिफरेंट है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक मतलब तो साफ है बच्चे कि हियर द मॉलिक्यूल विल एब्सॉर्ब इन द आईआर रीजन, इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड जैसे आपने स्टडी किया था कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, दे पोजेस हायर एनर्जी देन द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें बच्चे इंफ्रारेड रेडिएशंस की, उनकी एनर्जी, गुड इवनिंग बच्चे, तो उनकी एनर्जी जो आपके बच्चे विजिबल लाइट है उससे कम होती है। दे आर लोअर एनर्जी रेडिएशन देन द विजिबल लाइट रेडिएशन। उनकी एनर्जी उससे कम होती है। ठीक है ना? तो बच्चे याद रखना, जो हमारे बॉन्ड्स हैं दे एक्ट लाइक स्प्रिंग्स। स्प्रिंग की तरह होते हैं। स्प्रिंग की तरह क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। देयर पोजीशंस रिमेन चेंजिंग। तो पोजीशन चेंज होने का मतलब साफ है कि जो बॉन्ड है बिटवीन द टू एटम, उसमें देखिए बॉन्ड एटम्स के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड कभी थोड़ा सा वीक हो रहा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग। इट मीन जो एटम्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, दे आर वाइब्रेटिंग। वाइब्रेटरी मोशन जिसको हम कह सकते हैं हम। जब मॉलिक्यूल एक वाइब्रेटरी स्टेट से दूसरी वाइब्रेटरी स्टेट में जाता है, वन वाइब्रेशनल स्टेट टू द अदर वाइब्रेशनल स्टेट, उसमें जो एनर्जी वो अब्सॉर्ब करता है, वो कहाँ से वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है? आईआर रीजन से, है ना? आईआर रीजन से वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। लेकिन इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डीप जाने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस आर पॉसिबल। मॉलिक्यूल में कितने किस्म की वाइब्रेशंस हो सकती हैं? आईआर रीजन जिसको हम इंफ्रारेड रीजन कहते हैं, उसका रेंज क्या है ना? यूनिट ऑफ आईआर रेडिएशन हम क्या यूज करते हैं? लेट अस हैव सम बेसिक थिंग्स अबाउट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। all compound containing covalent bonds all compounds containing covalent bonds, whether organic or inorganic, absorb in IR of electromagnetic spectrum. In contrast to UV spectrum, which contain only few bands, IR spectrum contains a number of peaks, which provide a wealth of information about the structure of the compound. IR region में जो absorption होता है बच्चे, उसकी मदद से हम जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम मॉलिक्यूल से लेते हैं, वो है फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एब्जॉर्प्शन होता है उसी से पता चलता है। आईआर रियन so IR spectroscopy is by far the most widely used spectroscopic technique for determining the functional groups present in organic compounds. Organic compound में कौन सा functional group present है, इसको फाइंड आउट करने के लिए the most widely used technique is IR spectroscopy। क्या बच्चे? अब बात करते हैं यूनिट ऑफ आईआर रेडिएशन। क्योंकि है तो रेडिएशन है, तो नेचुरली वेवलेंथ फॉर्म में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इन आईआर रीजन कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, और इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर आपको पता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। एनी ऑफ द टू फॉर्म्स में आप इसको बच्चे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, रेसिप्रोकल ऑफ वेव। ठीक है।
और वेवलेंथ फॉर्म एक्सप्रेस करने का ये देखिए यहाँ बताया 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर फॉर्म में जो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है या 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है ना? इसको माइक्रोन भी कहते हैं ओल्ड टर्म्स। या वेव नंबर फॉर्म में दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है? और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी यहाँ बताया हुआ है बच्चे। लैम्ब्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये बताया हुआ है यहाँ पे क्योंकि इसने इंसर्ट किया है ये रिलेशन यहाँ पे। ये यहाँ पे 1 upon lambda is equal to c v न्यू upon c उल्टा हो गया ना क्यों lambda is equal to c upon न्यू है। However, most chemists prefer to use the wave number concept rather than the wavelength, since the energy of radiation is directly proportional to wave number. एनर्जी बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपको पता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? और आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। अगर हम इसको यहाँ पुट करें तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेव नंबर। होपफुली आपको समझ आया होगा। मैंने कहा एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेवलेंथ से ये है। अब वेवलेंथ का रिलेशन वेव नंबर से जिसको हम न्यू बार कहते हैं, वेव नंबर से क्या है वो ये। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव नंबर। ठीक है ना? तो अगर 1/λ की जगह हम वेव नंबर लगाना चाहें, है ना? तो 1/λ दैट इज ये देखिए यहीं से ड्राइव हो जाएगा इज इक्वल टू 1/λ। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। 1/λ की जगह हमने वेव नंबर लगा दी दैट इज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेव नंबर। वेव नंबर का यूनिट क्या है बच्चे? सेंटीमीटर इनवर्स। हम मोस्ट ऑफ द केमिस्ट प्रेफर करते हैं इसको एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर बिकॉज वेव नंबर फॉर्म से हमें डायरेक्ट रिलेशन उसका एनर्जी का मिल जाएगा। हायर द वेव नंबर होगा मीन हायर एनर्जी, लोअर द वेव नंबर होगा मीन लोअर एनर्जी। तो हायर द वेव नंबर मीन हायर एनर्जी। ठीक है ना बच्चे? तो ये हो गया इसका यूनिट ऑफ आईआर रेडिएशन। दोनों फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते, केमिस्ट प्रेफर करते हैं वेव नंबर फॉर्म बिकॉज इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द एनर्जी। दीज आर द पार्ट्स ऑफ आईआर रियन बच्चे। ये आईआर रियन के पार्ट्स हैं। 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है जैसे यूवी रियन को भी किया था आपको याद होगा। नियर इंफ्रारेड, नियर मतलब विजिबल लाइट, यहाँ विजिबल लाइट है आपको, विजिबल लाइट वाला पोर्शन है। फिर आगे यूवी है, विजिबल रेडिएशन आगे, फिर इसके आगे यूवी है। यूवी वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तो नियर इंफ्रारेड रीजन, नियर टू विजिबल रीजन, आगे इंफ्रारेड, मिडल वाला और फार इंफ्रारेड रीजन, ये इसके रेंजेस हैं बच्चे। ये जो यूनिट नीचे दिया हुआ है इट इज इन द वेव नंबर फॉर्म और हम ज्यादा इसी को यूज करेंगे जब हम वैल्यूज लिखेंगे ना। हम इसी को यूज करेंगे 12,500 टू 4,000 दैट इज द नियर इंफ्रारेड रीजन। 4,000 to 667 that is the infrared region middle, and 67 to 50 centimeter versus the far infrared region। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कोई बच्चा भी जवाब दे सकता जिसको आता होगा। ये जो 3 रीजन मैंने लिखे इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी रेडिएशन की होगी? शाबाश। एनर्जी कौन से रीजन की सबसे ज्यादा होगी? मतलब कौन से रीजन में जो रेडिएशंस फॉल करेंगी उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? नियर इंफ्रारेड में। वेरी गुड। मैंने ऊपर एक टर्म यूज नियर इंफ्रारेड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने एक टर्म यूज की, मैंने कहा कि वेव नंबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी। यहाँ देखिए वेव नंबर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अंडरस्टूड है, तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये वाला पोर्शन जिसकी सबसे एनर्जी ज्यादा होगी इस रीजन में जो रेडिएशंस फॉल करेंगी दे हैव हाईएस्ट। ये ऊपर वेव नंबर वेवलेंथ फॉर्म में दिए हुए बच्चे, आपको पता ही है, आपने पढ़ भी लिया कि वेवलेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर। नेचुरली यहाँ वेव नंबर की वैल्यू ज्यादा है, वेवलेंथ की कम होगी। ये उसका रेंज, पर आपको इस रेंज पे ध्यान देना होगा, ये आपने याद, ये हमारे काम आएगा और इसी को हम यूज करेंगे क्योंकि केमिस्ट प्रेफर करते हैं इसी को यूज करना। दे प्रेफर टू यूज दिस यूनिट। उसके बाद बच्चे आता है प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी।
मेरे पास बच्चे इसके वो भी हैं, पीपीटी भी हैं, लेकिन वो इतने अच्छे बने नहीं हैं। इसके जो ई कंटेंट डेवलप किया हुआ है, समझ नहीं चाहिए मुझे ऑन रिकॉर्ड। तो ये बुक में अच्छा लिखा हुआ है। मैंने सोचा यहीं से आपको थोड़ा बता देते। प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोप। मैंने पहले ही आपको कहा बच्चे कि आईआर रिजन में जो एब्सॉर्प्शन होता है दैट इज ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन वाइब्रेशनल लेवल टू द अदर वाइब्रेशनल। एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाने से। आपने बच्चे इसको स्प्रिंग की तरह मानना, स्प्रिंग की तरह बॉन्ड को, बॉन्ड को। क्यों? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स, कभी वो पास कभी दूर, है ना? जब वो पास दूर जाएंगे तो एटम्स ही उसके हिसाब से पोजीशन चेंज करेंगे। मतलब ये स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर सकते, स्प्रिंग को आप एलोंगेट कर सकते, है ना? तो उसी तरह से हमारे बॉन्ड्स काम करते हैं। तो नेट वाइब्रेशंस तो होंगी, वाइब्रेट, है ना? एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी, वो मॉलिक्यूल कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा बच्चे? आईआर। क्योंकि जो वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं दे आर क्लोजली स्पेस्ड, वन वाइब्रेशन लेवल टू द अदर वाइब्रेशन। एक लेवल से दूसरे में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इतनी ज्यादा नहीं चाहिए कि यूवी रेडियन को यूज करे या विजिबल रेडियन को, बिकॉज दे आर क्लोजली स्पेस्ड, दे आर क्लोजली स्पेस्ड। जब क्लोजली स्पेस्ड होंगे बच्चे, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा बच्चे? वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वहां से, यहां से उसकी एनर्जी उन डिफरेंस के साथ मैच करेगी, तो वो उसको मिल जाती है आईआर रेडियन से, है ना? Absorption in the infrared region occurs due to excitation of molecule from the lower to the higher vibrational level. Since each vibration level is associated with a number of closely spaced rotational levels, IR spectra may be regarded as vibrational rotational spectra. एक और बात यहाँ पे कही गई है कि each vibration, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी बच्चे को पता है कि मॉलिक्यूल में कितने टाइप के मोशंस होते हैं बच्चे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर इन ए मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल कितने टाइप के मोशन शो कर सकता है बच्चे? थ्री। 3। कौन कौन से बच्चे? वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल ये हो गया जैसे, है ना? मूवमेंट ट्रांसलेशनल, ठीक है। रोटेशनल ये हो गया, रोटेट करना। वाइब्रेशनल मैंने आपको बता ही दिया, बॉन्ड्स की वाइब्रेशन जो है, ईच वाइब्रेशन, जैसे बच्चे ये देखें, ये मॉलिक्यूल इस स्टेट में है अभी, मतलब ये लेवल पे है इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी, फिर वो इस स्टेट में चला गया, तो यहाँ भी वो रोटेट करेगा, वहां भी करेगा। तो कहते हैं सिंस ईच वाइब्रेशन लेवल इज एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड रोटेशनल लेवल्स, IR spectra may be regarded as vibrational rotational, ठीक है ना? इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। We know that atoms in a molecule, ये थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। We know that atoms in a molecule are not rigidly held, जो मैं बात कर रहा था, but keep on vibrating to and fro about an average internuclear distance। ये मैं जो बात, जो एटम्स है उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। एटम्स की पोजीशन क्यों फिक्स नहीं है बच्चे? क्योंकि एटम्स आर बीइंग हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं ऑर्बिटल्स में। ये रोटेट, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया ओवरलैप के बाद, ये उसमें रोटेट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बच्चे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, पोजीशन चेंज हो रही है, तो अट्रैक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भी चेंज होंगी। तो जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे ऐसे ऐसे, है ना? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, ये नहीं कि दूरी चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन तो बैठे हुए हैं ना, चाहे अट्रैक्शन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है तो नजदीक आएंगे, कम हो रही है तो थोड़ा सा दूर जाएंगे, बस इतना फर्क पड़ेगा। तो कहता है when we know that atoms in a molecule are not rigidly held but keep on vibrating to and fro about an average internuclear distance, average internuclear distance, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही दूर चले जाएंगे, that is not the possibility। thus each bond has a characteristic stretching and bending frequency। तो हर एक बॉन्ड की एक कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग और बेंडिंग फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे
आप एक स्प्रिंग को आप स्प्रिंग की तरह सोचेंगे, बॉन्ड हमारा स्प्रिंग की तरह है। जैसे आप एक स्प्रिंग को बेंड कर सकते हैं या स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच और बेंड, वैसा ही कहता है सेम हिसाब किसमें है, हमारे बॉन्ड में है। At room temperature के ऊपर most of the molecule of sample will be in the lowest vibrational level. रूम टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो लोएस्ट वाइब्रेशन लेवल के ऊपर होंगे विद लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने जीरो कह दिया ऑन रिकॉर्ड, मतलब सब पोजीशन ले ली, ठीक है ना। लेकिन कहता है ऑर्डिनरी आईआर रेडिएशन और पास्ड थ्रू द सैंपल, जब आप रेडिएशन आईआर रेडिएशन सैंपल के थ्रू पास करेंगे, कौन सी वाली आईआर रेडिएशन 2.5 टू 15 की बात कर रहा है, देखिए 2.5 टू 15, ये देखें इधर 4000 टू 667, 4000 Infrared region. इंफ्रारेड रीजन नॉर्मल, एक हो नियर, एक हो फार, नॉर्मल वाला, मिडल वाला। तो इस रीजन की जो रेडिएशंस हैं, जब आप कहता मॉलिक्यूल के थ्रू पास करेंगे टू द सैंपल, क्या होगा, सम ऑफ द मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब क्वांटम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन होती है क्वांटाइज्ड है, ये आप जानते हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, इसलिए क्वांटम वर्ड हम यूज करते हैं, फिक्स्ड मोड में होता। तो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब क्वांटम ऑफ आईआर रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी, डिपेंड करेगा ना इस लेवल से कहां जाना, कितना एनर्जी गैप है बिटवीन द टू लेवल, appropriate energy, and thus get excited from the lowest to the next higher vibrational level. Higher vibrational level. So in this higher vibration level, native frequency of the bond remains to be same, but its amplitude increases. इसका जो amplitude है वो बढ़ जाएगा बच्चे. Due to this increased amplitude, an oscillating dipole will be set up in the molecule. मॉलिक्यूल के अंदर एक चीज और बाद में आप देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर एनर्जी उन्हीं मॉलिक्यूल में होता है जिनमें डाइपोल मूवमेंट चेंज हो, डाइपोल मूवमेंट चेंज नहीं हो रही है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता, बाद में आप देखेंगे। कहता है इससे क्या होगा कि जो इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड की वजह से ऑसिलेटिंग डाइपोल विल बी सेट अप इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगी। ये जो डाइपोल क्रिएट हुई, ऑसिलेटिंग डाइपोल ना, ये आईआर रेडिएशन से इंटरेक्ट करेगी और उसी की वजह से एब्जॉर्प्शन होगा। बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन डाइपोल मूवमेंट जो हुआ, जो डाइपोल क्रिएट हुआ वो आईआर रेडिएशन से इंटरेक्ट करेगा एंड दैट इज द कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसलिए बाद में लिखेगा ये कि आईआर रीजन में एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब डाइपोल मूवमेंट चेंज हो, डाइपोल मूवमेंट चेंज। अगर डाइपोल मूवमेंट चेंज नहीं होता है तो कहता है एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ये देखिए लिखें ओनली दोज बॉन्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, देखें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे आपने अपने दिमाग में बिठा लेना। ओनली दोज बॉन्ड्स which are accompanied by change in dipole movement will absorb in the IR. Such vibrational transitions which are accompanied by change in dipole movement are called infrared active transition and hence are responsible for absorption of energy in the IR. ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में जाता है और उसकी डाइपोल मूवमेंट में फर्क पड़ता है, तो जो नई डाइपोल है वो इंटरेक्ट करती आईआर रेडिएशन से एंड दैट कॉजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अगर उसका डाइपोल उतना ही रहा तो फिर इंटरेक्ट क्यों करना, फिर जो लोअर स्टेट में जो लोअर स्टेट है उसकी वही उसकी हायर स्टेट हुई, डाइपोल ही इंटरेक्ट कर रही है नई डाइपोल, और डाइपोल तो उसकी लोअर स्टेट में भी थी फिर, है ना। तो जो नई डाइपोल क्रिएट हुई दैट इंटरेक्ट विद द आईआर रेडिएशन एंड हेंस कॉजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो ये बच्चे आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग में रखना। कल को कोई पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जो आईआर रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं, कौन से बॉन्ड्स, those bonds which are accompanied by change in dipole movement. Change in dipole movement कब, when molecule moves from one vibrational level to the other. Vibrational modes हम पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। Vibrational modes
जैसे वाइब्रेशनल आपने ना एक वाइब्रेशनल स्टेट से दूसरी वाइब्रेशनल स्टेट में जाना, कैसे जाना? जैसे बॉन्ड स्ट्रेच करेगा, कंप्रेस करेगा, इट विल मूव फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर। व्हेन बॉन्ड कंप्रेस और स्ट्रेच, एक लेवल से वो दूसरे लेवल में जाएगा उस वक्त। जब वो कंप्रेस करेगा, कंप्रेस के बाद जब स्ट्रेच करेगा, उस वक्त वो जाएगा अपनी मीन पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से एवरेज पोजीशन से वो स्ट्रेच करेगा या कंप्रेस करेगा। ये तो अपना वाइब्रेशनल मोड वो उस वक्त चेंज कर रहा है। सो ऑन द अदर हैंड, एक और पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है बच्चे, ऑन द अदर हैंड those vibrational transitions which are not accompanied by change in dipole movement of the molecule are not directly observed and are called infrared inactive transitions. For example देखें, C double bond हो, NH, OH, NO2, एक चीज नोट करना बच्चे, देखिए OH, मैं आपसे अब इसको थोड़ा इलुस्ट्रेट कर देता हूँ। डाइपोल मूवमेंट चेंज होने का मतलब क्या है? इट हैज पार्शियल नेगेटिव, इट हैज पार्शियल पॉजिटिव। अब ये मॉलिक्यूल बच्चे दूर, जब वाइब्रेशनल मोड चेंज होना, हम कहते हैं ये जो बॉन्ड है स्प्रिंग की तरह काम करता है। ये जो ऑक्सीजन और H है बच्चे, ये दूर जाएगी, तो क्या सेम डाइपोल रहेगी जो पहले है बच्चे? बताओ। द डाइपोल विल रिमेन सेम, जो चार्जेस हैं क्या वो सेम रहेंगे? No, sir. चेंज होंगे ना, है ना? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पोजीशन पे चलेंगे, हमारे एटम दूर चलेंगे। जब दूर जाएंगे तो उसकी वजह से जो आपके पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या होंगे? चेंज में डाइपोल चेंज होगी। दूसरी साइड बच्चे मैं इस बॉन्ड को ले लेता हूँ, ध्यान से देखना बच्चे आप। इसमें पहले कोई डाइपोल नहीं है, अब ये बॉन्ड स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, एटम दूर जा रहे हैं। अगर पहले नहीं है बच्चे तो अब भी नहीं होगा, अंडरस्टूड है ना? पहले कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो जब दूर जाएंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होंगे बच्चे? द नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल चेंज। जैसे पॉजिटिव आपका जो चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन दूर गया तो पॉजिटिव चार्ज उसका क्या हो जाएगा बच्चे? उसकी वैल्यू जो है Increase. बढ़ जाएगी, है ना? इट विल इंक्रीज। इसी तरह Yes, नेगेटिव sir. पे फर्क पड़ेगा, है ना? जो पार्शियल नेगेटिव है उस पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन जिसपे चार्ज है ही नहीं, इज नो चार्ज, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे डाइपोल में कोई अंतर नहीं आने वाला। जब मॉलिक्यूल आपका स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो आपका बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड सी, ये इंफ्रारेड इनएक्टिव होगा, यानी कि ये IR रेडिएशन में एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा। तब ये एक वाइब्रेशनल स्टेट से दूसरी वाइब्रेशनल स्टेट में जाएगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, जबकि ये वाले बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, सीरल बॉन्ड हो, NH बॉन्ड, OH बॉन्ड, NO2, ये सारे पोलर बॉन्ड है ना? तो दे एब्जॉर्ब इन IR। फॉर एग्जांपल वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस of these bonds are accompanied by change in dipole moment and hence absorb strongly in the IRE. On the other hand, carbon-carbon double bond of symmetrical alkenes and carbon-carbon triple bond of symmetrical alkynes are not accompanied by any change in dipole moment and hence do not absorb in the IR. तो दो चीजें बच्चे आपने याद रखनी प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वन इज व्हाई द मॉलिक्यूल absorb in IR region, because when molecule goes from one vibration state to the other vibration state, it absorbs energy from the IR। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, इसके साथ ही एक पॉइंट और जोड़ा जाता है कि only those bonds which are accompanied by change in dipole movement, accompanied by change in dipole movement, when a molecule moves from one vibration level to the other vibration level, only those bonds absorb in the IR। वही बॉन्ड्स एब्जॉर्ब करेंगे। अंडरस्टूड है? पोलर बॉन्ड्स। जो नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि अनसिमेट्रिकल होगा तो पोलैरिटी आएगी। सपोज करें एक साइड आपका H है, एक साइड CI3 है, तो ये पोलर हो गया, प्लस का इफेक्ट लगेगा इधर से इधर को, है ना? ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट करेगा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, थोड़ा चार्ज तो डेवलप होगा, डाइपोल थोड़ी बहुत आनी है, इसलिए वर्ड यूज करें सिमेट्रिकल अल्कीन्स एंड सिमेट्रिकल अल्काइंस। वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे प्रिंसिपल में। मॉलिक्यूल क्यों एब्जॉर्ब करता? जैसे यूवी में एब्जॉर्ब करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, IR में एब्जॉर्ब करता है और गोइंग फ्रॉम वन वाइब्रेशनल स्टेट टू द अदर वाइब्रेशनल स्टेट। एट द सेम टाइम रिमेंबर इट, only those molecule will absorb in the IR in which the bonds
undergo change in dipole moment, that is they go from one state of dipole moment to the other. Dipole moment should change, only those bonds will absorb in the IR. अब बच्चे बात आती है जिसकी हम बात कर रहे थे, हम कहते हैं कि वाइब्रेशंस होती, वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस या कितने टाइप की फंडामेंटल वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल्स में पॉसिबल है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के नाम से हम इसको स्टडी करते और टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन, टिपिकल फंडामेंटल वाइब्रेशंस जो आपको मॉलिक्यूल्स में मिल सकती है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया बच्चे कि बॉन्ड्स एक्ट लाइक स्प्रिंग, द स्प्रिंग्स कैन स्ट्रेच। कंप्रेस वर्ड हम यहाँ यूज नहीं करते, कंप्रेस कम और स्ट्रेच दोनों को एक ही में, क्योंकि कंप्रेस स्ट्रेच है तो एक ही के हिस्से स्ट्रेच होगा फिर कंप्रेस होगा, तो वर्ड हम स्ट्रेचिंग ही यूज करते। और दूसरा बेंड, स्प्रिंग को आप बेंड भी कर सकते, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर सकते, स्प्रिंग को आप बेंड कर सकते। इसलिए जैसे हम कहते हैं कि बॉन्ड स्प्रिंग की तरह काम करता है, इसका मतलब है कि उसमें दो टाइप की फंडामेंटल वाइब्रेशंस तो होनी ही चाहिए, है ना। सो वी हैव स्टेटेड दैट एटम्स in a molecule are not rigidly held. रीजन मैंने बता दिया आपको। These may be compared to a system of balls of different size connected to springs. ऐसे ये थ्रू दो बॉल कनेक्टेड, ए बी, है ना। Springs are bearing strengths. Bearing strengths mean bonds are not of equal strength. All bonds, different type of bonds have different strengths. So here balls correspond to atoms and springs to chemical bonds. Just as we can compress and extend, compress and extend or bend spring, compress और extend को हम एक ही में ले लेते stretching. In a similar way bonds can be stretched or bent. जैसे आप कहता है स्प्रिंग को कंप्रेस एंड एक्सटेंड मतलब स्ट्रेच कर सकते, कंप्रेस एंड स्ट्रेच और बेंड कर सकते, उसी तरह बॉन्ड को भी हम कंप्रेस और स्ट्रेच और बेंड कर सकते। तो एज ए रिजल्ट देयर आर टू टाइप ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। फर्स्ट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होगा बच्चे, ये है, मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, जो बच्चे एक्सिस है स्ट्रेच करूंगा, ये इसका एक्सिस है। याद रखें जो बॉन्ड एक्सिस है क्या वो चेंज होगा? बच्चे आपसे मेरा क्वेश्चन है, बॉन्ड एक्सिस मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, दूर ले जाऊंगा, फिर इसको पास लाऊंगा, जिस एक्सिस पे ये बॉन्ड है क्या वो बॉन्ड का एक्सिस वो बच्चे वायलेट करेंगे एटम्स, या उसी एक्सिस पे वो रहेंगे? फिर वायलेट करेंगे, सेम वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट नहीं, वायलेट करेंगे, सेम सेम एक्सिस पे रहेंगे। फिर एक्सिस रहेगा। यस सर, सेम एक्सिस रहेगा। सेम एक्सिस है ना, एक्सिस तो सेम रहेगा ना बच्चे, है ना, सेम एक्सिस चेंज नहीं होगा, उसी एक्सिस पे वो दूर जाएंगे, दिस इज एक्सिस, ये एक्सिस है सपोज आपका, इसी एक्सिस पे वो दूर जाएंगे, इसी एक्सिस पे वो पास आएंगे, इसी एक्सिस से दूर। मतलब ये हुआ कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज, एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, हो सकता है, बट एटम्स रिमेन ऑन सेम बॉन्ड एक्सिस। अब बात आती है बच्चे बेंडिंग वाइब्रेशन। जब आप किसी बॉन्ड को बेंड करते हैं, मैं इसको करूंगा तो टूट जाएगा पेन, ये है ना मेरा, तो अगर किसी बॉन्ड को आप बेंड करते हैं, ध्यान से इधर देखना बच्चे, मैं इधर पास आ जाता हूँ, इसको आपने बेंड किया ऐसे, अब बताओ एक्सिस चेंज हुआ? यस सर। ये चीज यहाँ आ गई ऐसे, बेंड किया ना, यस सर। यस सर। तीन एटम है बच्चे, याद रखें, तीन एटम की बात कर रहा, एटम ए, एटम बी, एटम सी। ये ए एटम है, दिस इज एटम ए, ये बी, ये सी, तीन एटम है, मैं इसको बेंड कर रहा, ऐसे हो गया ये, मतलब जो एक्सिस है उसको इसने छोड़ दिया ना बच्चे। तो जब यस सर। बेंडिंग वाइब्रेशन होगी, पोजीशन ऑफ एटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस, एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी बच्चे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस, अपने एक्सिस को वो छोड़ देंगे, ठीक है ना बच्चे। तो ये दो टाइप की फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं। अब बात करते हैं बच्चे सारे, तो बच्चे जो लेट ज्वाइन किए मैं उनको बता रहा हूँ, कल भी मैंने
8 PM ही क्लास लेनी है, ठीक है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, ये बच्चे देखिए, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग की बात कर रहे हैं, देखना बच्चे ध्यान से। इसमें देखिए क्या हो रहा है स्ट्रेचिंग में, जो बॉन्ड एक्सिस है उसी पे ये पोजीशन बनाए हुए हैं, ठीक है। जब बेंड होगा तो बच्चे ऐसे हो जाएगा, ये नई पोजीशन बेंड कर रहे हैं ना आप, ये देखिए एक्सिस यहाँ पे रह गया, पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। बेंडिंग में जो पोजीशन ऑफ द एटम्स है वो चेंज होनी है, एटम्स की जो पोजीशन है अबाउट द बॉन्ड एक्सिस वो चेंज होगी, दे विल नॉट रिमेन ऑन द सेम बॉन्ड एक्सिस। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है बच्चे कि बेंडिंग में ज्यादा एनर्जी लगती है या स्ट्रेचिंग में? स्ट्रेचिंग में। स्ट्रेचिंग में, वेरी गुड। स्ट्रेचिंग में बच्चे ज्यादा एनर्जी लगती है, बेंड स्प्रिंग को बेंड करना, आप खुद भी घर में भी देखिए, पेन में पुराने पेन में स्प्रिंग पड़े होते थे, जो बॉल पेन होते हैं उसको करके देख लें, बेंड करना आसान है, स्ट्रेच करना बड़ा मुश्किल है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड रिक्वायर्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू बेंडिंग वाइब्रेशनल मोड, ये भी अपने दिमाग में रखें। दोनों मोड्स में अगर हम बात करें, ये बच्चे, उसके बाद हम बात करेंगे, एक और यहाँ पे इसने पॉइंट लिखा है, ये क्या लिखा है मैं देख लेता हूँ। बेंडिंग वाइब्रेशन सेम बात, बेंडिंग डिफॉर्मेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन में क्योंकि मॉलिक्यूल की डिफॉर्मेशन हो रही है, अगर आप देखें दोनों में फर्क, जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसमें एटम सेम उस पे रह रहे हैं, तो मॉलिक्यूल की शेप डिफॉर्म नहीं हो रही, जबकि बेंडिंग में मॉलिक्यूल में जो एटम है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो उसकी जो शेप है वो डिफॉर्म हो रही है, बिगड़ रही है, इसलिए बेंडिंग वाइब्रेशन को डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन भी नाम दिया गया। अब बात करते हैं बच्चे टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की टाइप सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है बच्चे, जब दोनों बॉन्ड इकट्ठे ही स्ट्रेच हो या कंप्रेस हो, स्ट्रेच और कंप्रेस इकट्ठे ही, अगर एक स्ट्रेच हो रहा है तो दूसरा भी स्ट्रेच हो, अगर एक कंप्रेस हो रहा है तो दूसरा भी साथ में कंप्रेस हो एट द सेम टाइम, है ना, स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग एट द सेम, दोनों बॉन्ड। सो इफ बोथ द बॉन्ड्स और ऑल द बॉन्ड्स are simultaneously stretched or compressed, then it is called as symmetric stretching. Asymmetric क्या होगी बच्चे, एक बॉन्ड आपका स्ट्रेच कर रहा है और दूसरा बॉन्ड आपका कंप्रेस कर रहा है, देखिए एक लंबा हो गया दूसरा छोटा हो, एक कंप्रेस दूसरा स्ट्रेच, मीन इट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब बताओ आप किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, शाबाश, which stretching will require more energy? Yes, sir. Stretching. Symmetric stretching. Symmetric stretching. कौन सी? Symmetric stretching. ना, एंटीसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी ना, एक दोनों को आप खींच रहे हो, एक को आप देखिए, आप घर में ट्राई करके देखिए, एक को आप स्ट्रेच कर रहे हो, एक को कंप्रेस कर रहे हो, एक Asymmetric. कंप्रेस करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना बच्चे, आप डिफरेंट डायरेक्शन में, इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, आप दोनों को आप खींच रहे हो, एनर्जी कम लगेगी। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ऑल द बॉन्ड्स आर साइमल्टेनियसली क्या बच्चे, स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। न्यू सिमेट्रिक से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने CH2 के साथ इसको दिखाया है, और इसकी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल IREN में जो अब्जॉर्प्शन होती 2853 सेंटीमीटर इनवर्स भी होती, और एसिमेट्रिक में देखिए आप वैल्यू को देख लें बच्चे, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये तो हम बोल रहे हैं ना प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें, सिमेट्रिक में दोनों सेम बॉन्ड के लिए कितने पे अब्जॉर्प्शन हो रही है बच्चे, 2853 सेंटीमीटर इनवर्स, और एसिमेट्रिक में हो रही है 2926। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक इफ वन बॉन्ड इज बीइंग स्ट्रेच्ड, अदर इज बीइंग कंप्रेस्ड। आज हम यहीं तक देखेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है, तो कल हम बेंडिंग वाइब्रेशंस पे जाएंगे और क्लास आपकी जरूर लगेगी, तो बी प्रेजेंट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू बेटे। Thank you, sir.